आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे हर साल हम मनाते हैं। और जैसे भाई साहब ने पहले ही बताया, थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम एंड आई विल, इस संकल्प की बात है। बाबा ने तो हमें दृढ़ संकल्प, निश्चय बुद्धि बनाए हुए हैं। तो मेरी समझ में शायद WHO और उन्होंने भी हमारे संकल्प को ही उठा लिया है, आई एम एंड आई विल। इसके पहले 3 साल था वी कैन एंड वी विल। अब जाके इट्स अ मल्टी लेयर कैंपेन। 2019 से 2021 3 सालों तक इसकी कैंपेन ये थीम रहा है। और जैसे इट्स रिप्रेजेंट्स एन एम्पावरिंग कॉल टू एक्शन। हमें क्या करना है और हमारा पर्सनल कमिटमेंट, जे हम मुझे ये करना है, ये नक्की करना है। ये जो है रिप्रेजेंट द पावर ऑफ एक्शन टेकन नाउ। अब जो हम करेंगे वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये फॉलो करें। आई एम एंड आई विल, ये हमारा पक्का संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये मेरा स्क्रीन हलता नहीं है शायद। अच्छा अच्छा गया। हम विश्व कैंसर दिन है, तो देखिए विश्व के अंदर 2021 में क्या स्थिति है। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1,60,00,000 लोग हर साल कैंसर से पीड़ित होते हैं और दुनिया के अंदर, और उसमें से शायद 1 करोड़ तक लोग मृत्यु के अधीन होते हैं। भारत के अंदर कैंसर लगभग 15 लाख लोगों को होता है। इसमें लगभग 8 लाख स्त्रियां होती हैं, बहनें होती हैं, और 7 लाख भाई होते हैं। विश्व में ऐसे कहते हैं कि हर मिनट 17 लोग की मृत्यु कैंसर से होती है। माना ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी भयानक है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें से ज़्यादातर लोग 70% ऑफ लोग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे हमारा है, तो इस देशों में आता है कि जहाँ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। तो 70% लोग इन देशों में कैंसर के मृत्यु पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बाबा ने हमें काफ़ी काम कराया, हमारे पास हमको जगाए भी है कि हमारी जो ब्रह्म कुमारी की एंटी एडिक्शन और डी एडिक्शन कैंपेन काफ़ी सालों से चल रही। शायद जब से हमारी तो एम्फेसिस होती थी लाइफस्टाइल चेंज करने के अंदर। और हम आज भी बाबा ने कहा कि शराब या धूम्रपान, ये दोनों चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। तो हमारी मेन कैंपेन हमेशा एक एडिक्शन के बारे में रही है। जैसे 15 स्टेट के अंदर हम लोगों ने 8,000 भाई बहनों को ट्रेन किया हुआ है। हमारा सेवा 19 स्टेट के अंदर एडिक्शन के विरुद्ध में प्रिवेंशन के लिए हमारी कैंपेन चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर 5 साल तक हमें कंटिन्यूसली अवार्ड मिला। ये आपको जो तस्वीर दिखाता हूँ, ये हमारे सचिन परब की है, डॉक्टर सचिन परब। डॉक्टर सचिन भाई, ये हमारे डॉक्टर सचिन परब है। ये एडिक्शन के बारे में गांव-गांव, शहर-शहर घूमते हैं और हर स्टेट में जाके लोगों को तैयार करते हैं। और हमारी बहनें तो एडिक्शन के बारे में सबको बहुत जैसे प्रेम से समझाती हैं और एनकरेज करती हैं कि गुटखा, पान, तंबाकू छोड़ो, शराब छोड़ो।
तो ये मेरे हिसाब से बहुत अगत्य का है कि हम किस तरह से हमारा काम बाबा हमारे पास कराता है। जैसे देखिए, धूम्रपान से क्या होता है? सबसे ज़्यादा तो मुंह का कैंसर होता है, गले के लैरिंग्स कहते हैं, आवाज़ के हिस्से के आजू बाजू के हिस्से में जहाँ धुआं इसकी गर्मी लगती है, और जैसे ये सांस नली है और फेफड़ों में ये सबसे ज़्यादातर कैंसर होता है स्मोकिंग वजह से। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग गुटखा और तंबाकू, खैनी, ये सब चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं। मुंह के अंदर तंबाकू रख के सो जाते हैं। खास तौर पे जो बहुत काम करते हैं, वॉचमैन होते हैं, रात को काम करते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादातर मुंह के अंदर तंबाकू रखते हैं। शायद उनको उससे स्टिमुलेंट एक हिसाब से मिलता है, उनको कुछ भूख कम लगती है और काम ज़्यादा कर सकते हैं। और भी बीमारियां होती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा कहते हैं, इससे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो तंबाकू का इस्तेमाल करना बहुत नुकसानकारक है। इससे पेनक्रियास और ब्लैडर कैंसर भी होता है, और पेट के अंदर जो हम कहते हैं अल्सर होता है। तो तंबाकू और धूम्रपान से हमारे ब्रह्म कुमारी भाई बहने तो बचे हुए हैं, लेकिन हमें लोगों को समझाना है ये कैंपेन के अंदर कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि सारे विश्व में 1 अरब और 30 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं, स्टैगरिंग फिगर। जैसे हम 7 अरब है, उसमें से 1.25 अरब लोग शायद स्मोकिंग करते हैं, और इसके वजह से लगभग 65 लैक्स लोगों की मृत्यु होती है। जैसे इंडिया में 10 करोड़ लोग बीड़ी पीते हैं और 2 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। अब सोचें कि जो बीड़ी के अंदर तंबाकू जो आता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, और ये बीड़ी की इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसकी वजह से हम लोग उसको बंद नहीं कर पाते हैं। कोई भी सरकार उनको हाथ नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि बहुत गरीब लोगों के इसके अंदर इंटरेस्ट होता है, और तंबाकू की खेती हमारे यहाँ बहुत प्रमाण में होती है। हमारे हिसाब से इससे बहुत नुकसान होता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसानकारक है पान मसाला और गुटखा इंडस्ट्री। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग 50,000 करोड़ के उसके अंदर बिजनेस है। तो उसके और एनुअल ग्रोथ 9% है। तो पान मसाला और टोबैको आजकल सबसे पॉपुलर है। आप देखते हैं कि टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज गुटखा की आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तो वापरते नहीं, लेकिन इसके बारे में लोगों को उजागर करना। हर स्ट्रीट कॉर्नर में हम ऐसी दुकान देखते हैं जो कैंसर बनाने की दुकान है। ये जैसे भाई साहब ने बताया था, मुंह खोलने में तकलीफ होती है। जब लोग तंबाकू खाते हैं तो मुंह के अंदर की जो त्वचा होती है, जिसको हम बकल म्यूकोजा कहते हैं, उसके अंदर डैमेज होता है, और फाइब्रोसिस में ना वो मुंह खोल कम प्रमाण में खुलता है, आस्ते 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 कम खुलता है। और जो पान तंबाकू या सुपारी खाते हैं उनको एक तो तीखा चीज खा नहीं सकते हैं, अब जब मुंह खोल नहीं सकते हैं तो हाइजीन अच्छा नहीं रहता है, तो उसके वजह से इनको मुंह के अंदर का कैंसर होने का संभावना भी कुछ ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें। जैसे जो लोग मुंह के अंदर तंबाकू लेके ही सोते हैं, इनको ऐसे ये जो चीज़ें जो होती है उसको हम ल्यूकोप्लिक क्या कहते हैं। जैसे ये पैलेट के अंदर है, यहाँ ये गाल के अंदर है, ये मसूड़े के ऊपर है, और उसके अंदर से आखिर में जाके पूरी भाग में कैंसर होता है। और जो लोग तंबाकू रखते हैं उनका ओरल और डेंटल हाइजीन भी काफ़ी खराब होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम भाई बहनों के लिए कि दांत की भी बहुत अच्छी तरह से संभाल रखनी चाहिए।
क्योंकि उसके अंदर आगे नहीं चल रहा है, अटक गया। दूसरा है तंबाकू खाने वालों को मुंह के अंदर जो ल्यूकोप्लेकिया होता है सफ़ेद, उसके अंदर से बाद में कैंसर हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर। और ऐसा कैंसर उसे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये लेज़र से पूरा इतना हिस्सा निकाल दिया है, ये छोटा सा हिस्सा निकाल दिया, और आज 15 साल के बाद में ये व्यक्ति अच्छा है। ये हमारे एक ब्रह्मा कुमार भाई बहन का कोई सगा था, तो उसके लिए उसको फॉलोअप मैं कर रहा हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा हो गया। एक डेनिस बर्किट नाम के ब्रिटिश सर्जन थे, जिन्होंने बहुत अफ्रीका के अंदर काफ़ी प्रमाण में इसका रिसर्च की थी। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई कि डिसीज कैन रेयरली बी एलिमिनेटेड थ्रू अर्ली डायग्नोसिस और गुड ट्रीटमेंट, बट प्रिवेंशन कैन एलिमिनेट द डिसीज। बात में जैसे प्रिवेंशन एक किसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यदि हम लाइफस्टाइल बदल सकते हैं और उससे जो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस एंड गुड ट्रीटमेंट, उसके लिए अस्पताल नए नए डिपार्टमेंट नए नए साधन लाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम प्रिवेंट करें। और ये जो प्रिवेंशन के अंदर खास करके लाइफस्टाइल बहुत अगत्य की है। जैसे अभी बताया था भाई ने, पीयूष भाई ने, कि मोटापा, ये मोटापा के अंदर ज़्यादा प्रमाण में कैंसर होते हैं। तंबाकू खाने वालों में ज़्यादा होता है, अल्कोहल लेते, शराब लाइफस्टाइल के अंदर उनको ज़्यादातर कैंसर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी संभाल रखें, खास करके वजन कम करें। खाने के ऊपर भी, जैसे तंबाकू अल्कोहल तो लेते नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम संभाल रखें। और ऐसे दुनिया के अंदर आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत चल रहे हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, आजकल तो हम सब उसके अंदर भी जैसे वैक्सीन ले सकते हैं। और एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, जिसके वजह से गर्भाशय का कैंसर होता है। तो 25% कैंसर वायरस से जुड़े हुए हैं, और जो टोबैको की वजह से लगभग 20% डेथ, 50% तो नहीं कहेंगे, मगर ये कैंसर उसके वजह से हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन ये बहुत ज़रूरी है। हमें कोई भी चीज़, जैसे हार्ट डिसीज़ है, वो भी प्रिवेंशन, जैसे हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता ग्लोबल अस्पताल आबू के अंदर लोगों को हार्ट की बीमारी से कैसा बचाव सिखाते हैं, कैसे लाइफस्टाइल के अंदर मेडिटेशन का प्रयोग करना, शांत मन को कैसे शांत करना, और भोजन के अंदर कैसा ऑयल कम करना, वजन कार्बोहाइड्रेट्स मात्रा संभाल के लेना, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत एक्सरसाइज नहीं तो सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा चलना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप तो दिल्ली शहर में रहते हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, सुबह नहीं लेकिन सनराइज के बाद में चलना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी लाइफस्टाइल हमें ज़रूर बदलनी है कैंसर से बचना है। हमने कई और प्रकार से लोगों को कैंसर के बारे में उजागर किए हैं। जैसे हम लोगों ने एक 7 स्टार कैंसर की एक खास हेल्थ चैनल आती थी, उसके पे हमने ये पूरे एपिसोड्स, ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर्स के ऊपर काफ़ी लगभग 30 से ज़्यादा एपिसोड, और सालों तक वो बचते रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक एजुकेशन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा। खास ना हम कुछ बात करेंगे एक दो कैंसर, खास तो स्तन के कैंसर के बारे में।
स्तन का कैंसर भारत में सबसे ज़्यादा प्रमाण में स्त्रियों में होता है। पहले हमारे यहाँ गर्भाशय के मुख पर हम सर्वाइकल कैंसर कहते थे, वो ज़्यादा प्रमाण था। अब जाके स्तन की कैंसर का प्रमाण कुछ और भी उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। और तो कैसे मालूम पड़े कि हमको कैंसर हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये कुछ मैं आपको इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लिम्फेटिक्स कहते हैं इसको, पूरा ब्रेस्ट के अंदर लिम्फेटिक्स, जैसे हमारा खून के अंदर वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के अंदर जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो लिम्फेटिक्स के अंदर लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। और जो कैंसर होता है वो ये लिम्फेटिक्स द्वारा बगल की गांठों में और गले की गांठों में फैल सकता है। जब कैंसर शुरू शुरू में होता है तो लोकलाइज होता है, मैंने खाली स्तन के अंदर होता है, और वो गिल्टी होता है तब मालूम पड़ती है। तो जब ये बढ़ता जाता है तो जाके वो बगल की गांठों में स्प्रेड होता है। जब बगल की गांठों में कैंसर स्प्रेड होता है तो हम कहते हैं कि स्टेज 3 कहते हैं। मैं ना जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ये हमेशा ये गांठें निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैंसर है कि नहीं वो नक्की करना चाहिए। कई और भी तरीके हैं नक्की करने के, जैसे हम लोग सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि अंदर गांठों में फैला है नहीं है, स्कैन्स करते हैं तो भी पता चलता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो कैंसर स्प्रेड होता है पहले लिम्फेटिक से स्प्रेड होता है और बाद में शरीर के और हिस्से में स्प्रेड होता है। उसी कैंसर से लोग घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? क्योंकि कैंसर एक जगह में होता है लेकिन दूसरे जगह में फैल सकता है। पहले हम रीजनल लिम्फेटिक्स कहते हैं, इसमें स्प्रेड होता है, और उसके बाद में शरीर के कोई भी हिस्से में स्प्रेड हो सकता है। इसकी वजह से लोग इससे बहुत घबराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में समझना चाहिए। अच्छा, कैसा पता चले कि मुझे कैंसर हुआ है? तो मोस्ट कॉमन लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट। यदि स्तन में कभी भी गांठ हुई तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना। कैंसर की गांठ के अंदर कभी दर्द नहीं होता है, तो दर्द होता है बहुत लेट स्टेजेस के अंदर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आ, कभी भी गांठ का पता चला तो उसको चेक करना चाहिए। अब गांठ का पता कैसे चले, ये भी बहुत अगत्य का है, उसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे। फिर उसके बाद में कभी निपल के अंदर से डिस्चार्ज या ब्लीडिंग आता है तो चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर गांठ कैंसर की है, लेकिन गांठ है तो पहले उसको चेक कराना चाहिए। और उसके बाद में जैसे ब्रेस्ट के अंदर साइज में फर्क पड़े, या छोटी था हो या बड़ी हो, या गांठ पता चले तो भी चेक करना चाहिए। यदि क्रस्ट उसके ऊपर कुछ जैसे जख्म सा हुआ तो भी उसको चेक कराना चाहिए। यदि कलर में फर्क पड़ा या जैसे अंदर के बाजू खींचा हुआ पता चले तो उसका चेक करना चाहिए। और यदि जैसे लाल हो जाए ब्रेस्ट, ये बहुत भयंकर कैंसर है, उसको हम इन्फ्लेमेटरी कैंसर कहते हैं। कभी फोड़ा होता है तो भी लाल होता है, लेकिन चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 5-6 तरह से हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। और सबसे अच्छा है तो स्वयं स्व स्तन परीक्षण करना चाहिए। ये सबसे इजी तरीका है और हमारे हाथ में है, तो हमें ये तो बहुत करना है। ये स्तन का परीक्षण यदि आप स्नान करने के समय पे कर सकते हैं या लेटे हुए कर सकते हैं, और बाय फ्लैट ऑफ हैंड करना चाहिए। इसको फ्लैट ऑफ हैंड कहते हैं। उंगली और हाथ का आप पापरेंगे तो हमेशा गांठ लगेगी, तो ये फ्लैट ऑफ द हैंड कहते हैं। इससे जैसे यंग एज में 20 से 40 वर्ष की साल उम्र में ब्रेस्ट का कैंसर कम प्रमाण में होता है। भारत में अर्ली होता है, मैंने 30 के नीचे भी कैंसर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2-3 साल में एक बार आपको स्तन परीक्षण कराना चाहिए। बहनें हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं
जो स्त्रियों की डॉक्टर होती है उनके पास चेक कराना बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको चेक कराना है, और मंथली हर महीने में एक बार ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए। खास करके हम सिखाते हैं, हम कहते हैं कि पीरियड के बाद में 4-5 दिन के बाद जब सूजन कम हो जाती है ब्रेस्ट की, तब जाके देखना चाहिए। और फ्लैट ऑफ द हैंड, ये पूरा ब्रेस्ट जैसे एक भाग से शुरू करके दूसरे भाग तक सर्कुलर वे में और ऊपर से नीचे तक और आजू बाजू के हिस्से में देखना चाहिए। और मेमोग्राम हमेशा 40 के बाद में एनुअल मेमोग्राम हर साल ब्रेस्ट का एक्सरे निकालना चाहिए। आजकल तो सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी में गांठ है, पानी की गांठ है या तो इजीली पता चलता है, और उसमें तकलीफ भी बहुत कम होती है। और हर महीने अपने आप से जांच करनी चाहिए। स्वस्तन परीक्षण, यदि आप आजकल तो यूट्यूब और नेट के ऊपर भी जाके सीख सकते हैं, उसमें सीखने में बहुत समय नहीं लगता है, और एक बार आदत पड़ जाती है कि हम हमारी ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर क्या है, उंगली को मालूम पड़ता है, तो कुछ फर्क पड़ेगा तो ताबड़तोड़ आपको पहले पता चलेगा। इसको हम लोग मेमोग्राफी करते हैं, जिसके अंदर एक्सरे के प्लेट यहाँ लगती है और ब्रेस्ट को ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, तो इसमें थोड़ा दर्द होता है और उससे हम एक्सरे निकालते हैं। और हर साल में एक बार 40 की उम्र के बाद में, और उसके पहले हर 2-3 साल के एक बार करना चाहिए। ये जैसे जब मेमोग्राम निकालते हैं तो ऐसी गांठ दिखाई पड़ती है, तो पता चलता है कि कैंसर की गांठ है। एक्चुअली गांठ फील होने के पहले पता चलता है, यदि मेमोग्राम रेगुलर करते हैं तो कि कैंसर है कि नहीं। बहुत छोटा सा कैंसर होता है तब भी पता चलता है। तो ये मेमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, वो करानी चाहिए चेस्ट। ऐसे जब डिम्पलिंग बोलते हैं, ये जो खींचा हुआ चमड़ी अंदर के बाजू खींची हुई दिखती है, या निपल और एरियोला खींचा हुआ दिखता है, ये कैंसर का एक चिन्ह है। यदि आपको ऐसी तकलीफ है तो पहले देखना चाहिए कि अंदर कैंसर तो नहीं है। इसको हम प्यू द ऑरेंज कहते हैं। मैं ना, ये जब कैंसर बढ़ता है तो जैसे संतरे के ऊपर की छाल होती है, उसका अपीयरेंस ऐसा होता है। तो ये मैं समझता हूँ ब्रेस्ट कैंसर से आज डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू का कैंसर होता है तो उसको लोकली निकाल सकते हैं। मैं ना उतना ही भाग निकालेंगे, पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और आजकल रिकन्स्ट्रक्ट भी करते हैं, मैं ना दिखाए, जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है वो भी अच्छा रहता है। तो मैं समझता हूँ डरने की बात नहीं है। बाबा ने तो हमें निर्भयता सिखाई है, और शरीर तो शरीर का काम करता है। कभी कुछ न कुछ बीमारी तो आनी है जब तक हमारा 5 तत्वों का शरीर है। तो एक तो उसकी संभाल रखेंगे बहुत, और दूसरा कैंसर के बारे में जैसे तंबाकू या अल्कोहल का प्रयोग तो हम करते नहीं हैं। वजन भी कंट्रोल में रखना है, चेकअप जरूर कराना है, हर साल में एक बार आपको चेकअप कराने में तो एडवाइजेबल है। या डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट की बीमारी है, और भी कोई बीमारी है, जैसे उम्र होती है, उम्र जैसे बढ़ती है उसमें कैंसर बढ़ता है। तो 40 या 50 साल के बाद में आपको हर साल चेकअप, खास करके कैंसर का चेकअप जरूर कराना है। और आजकल चेकअप कराना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका पूरा शरीर तपास सकता है। और जैसे पेट की सोनोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी करते हैं, ये जो सोनोग्राफी का प्रयोग अच्छी तरह से करते हैं तो कुछ भी गांठ वांठ हो तो पता चल जाता है। तो ये तो बहुत ईजी है। बहनों में गर्भाशय का कैंसर होता है, तो खास करके इस आपको पता चले कि गर्भाशय पेल्विस में होता है। तो जब तक नॉर्मली तो गर्भाशय फील नहीं होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन जब अंदर से देखते नहीं तब तक तो पता नहीं चलता है। लेकिन यदि गर्भाशय के अंदर कुछ भी बीमारी होती है, खास करके कैंसर, तो खास करके इस भाग के ऊपर, गर्भाशय के मुख पर, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं अंग्रेजी के अंदर,
और इस बात को देखना बहुत इजी है। जैसे स्पेक्यूलम डालते हैं तो ताबड़तोड़ जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो तो इमीडिएटली पहले देखते हैं, तो उसमें यदि कुछ भी फर्क होता है, या तो डिस्चार्ज आता है, सफ़ेद पानी जाता है, या खून जाता है पीरियड के बीच में, तो जरूर चेकअप करना चाहिए। और पोस्ट मेनोपॉज, यदि महीना बंद होने के बाद में, जैसे 50 साल के आजू बाजू बहनों को महीना बंद होता है, तो जब उसके बाद में यदि कुछ स्पॉटिंग हुआ, कुछ ब्लड सा दिखाई पड़ा, तो ज़रूर उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय के अंदर जब भी कैंसर होता है, इसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, तो डिस्चार्ज में ब्लड जरूर आएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और ओवरीज का कैंसर भी काफ़ी होता है लोगों को, तो आजकल तो उसका टेस्ट होता है, जिस सोनोग्राफी जैसे मैंने कहा, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको CA-125 कहते हैं। CA कैंसर का, और 125 मैंने 125, ये ब्लड टेस्ट होता है। तो ये यदि, क्योंकि ओवरी का कैंसर मालूम नहीं पड़ता है जब तक पेट फूल नहीं जाता है, पानी नहीं भर जाता है, तब तक मालूम नहीं पड़ता है। तो हर साल यदि CA-125 कराते हैं तो जरूर पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। और दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि पेप टेस्ट, जिसको हम पेप टेस्ट कहते हैं, गर्भाशय के मुख के ऊपर से कुछ सेल्स निकाल के स्क्रैपिंग करते हैं, पता भी नहीं चलता है, 1 मिनट का सवाल है, और उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, और 1-2 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट मिलता है, या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो उसको ज़्यादा चेक करना चाहिए। ये पेप टेस्ट से कई देशों के अंदर गर्भाशय का कैंसर का नाम निशान निकल गया। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ गर्भाशय का कैंसर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले ही प्रिवेंशन कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कैंसर के अंदर, पहले तो कि अवेयरनेस, और मैं खुद उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बदल सकता हूँ, मैं चेकअप करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। और आजकल हमारे पास इतनी अच्छी वैज्ञानिक साधनें हैं कि कैंसर बहुत छोटा भी होता है ना, तो उसको पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए कि हमको चेकअप कराना है, और फिर योग्य जगह पे जाना चाहिए जो उसका निष्णात हो। शुरू का जो कैंसर होता है, अर्ली कैंसर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज अनलेस एंड अनटिल द पर्सन इज एन एक्सपर्ट। क्या उसको अवेयरनेस है, वो चेकअप कराता है। तो मैं समझता हूँ पहले सबसे अगत्य का कि मन में से एक भय निकाल देना चाहिए, और हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा सबका एफर्ट साथ में हो तो हम कई लोगों को मदद कर सकते हैं। जैसे हम एंटी एडिक्शन ड्राइव कर सकते हैं, शराब के विरुद्ध में हम लोगों को समझा सकते हैं। और बाबा के बच्चों को तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन बाबा के बच्चों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि चेकअप बहुत ज़रूरी है। हमारे भाई बहन हमारी अस्पताल होते हुए भी बहुत कम लोग चेकअप के लिए आते हैं, अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस होते हुए भी कई निगलेक्ट करते हैं, हम अटेंशन नहीं देते। बाबा हमेशा अटेंशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। तो हमें ये बहुत अगत्य है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और निर्भयता। और यदि आपको समझो कभी पता चला कि डाउटफुल है कैंसर का, तो फिर टाइम खराब मत करना, उसके लिए बहुत इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स अननेसेसरी टेस्ट करते हैं, हो सकता है, लेकिन यदि आप कोई भी बड़ा अस्पताल में जाए या बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाए, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको अननेसेसरी टेस्ट करें। तो मैं तो समझता हूँ आपको अभी कोई प्रश्न है तो, क्योंकि लगभग 8-11 मिनट हो गई हैं, तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। पीयूष भाई। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें कोई बहन को या भाई, हमारे भाई बहनों को बताई। आपकी आवाज डॉक्टर साहब।
मेरी आती है नहीं आती है आवाज? मेरा आवाज में कोई फर्क है? बहुत अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं। हाँ जी। अब मैं भाई बहनों को बोलता हूं, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कोई पूछना चाहेंगे? डॉक्टर सविता आनंद बहन, आपके मन में कोई प्रश्न है? आप डॉक्टर साहब से वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? डॉक्टर साहब ये स्लाइड अभी हटा दें? हाँ हाँ, हटा दे। अभी स्लाइड को भले हटा दें डॉक्टर साहब। मैं बंद कर देता हूँ ना। स्टॉप शेयर करें। स्टॉप शेयरिंग। स्टॉप शेयर कर दें डॉक्टर साहब, ताकि आपका हाँ, पूरा हाँ अभी हो गया। डॉक्टर साहब ये हमारी डॉक्टर सविता आनंद बहन, ये आईएफएस हैं और बाबा की बहुत अनन्य बच्ची हैं। सबके लाभ के लिए डॉक्टर सविता आनंद बहन, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी स्लाइड से ये चीजें समझाई और सिंपल लैंग्वेज में जिसको लेमैन जैसे कहते हैं समझ सकता है। मुझे एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कहते हैं डायबिटीज जो है वो क्या बोलते हैं हेरिडिटरी होती है, तो क्या इसमें भी कुछ हेरिडिटरी वगैरह होता है क्या? मुझे सुनाई नहीं पड़ा बरोबर। डॉक्टर साहब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जैसे डायबिटीज के बारे में कहते हैं वो आनुवांशिक होती है, हेरिडिटरी, अगर माता पिता को है तो आपको भी हो सकती है। हाँ जी। कैंसर के बारे में भी ऐसी कुछ रिसर्च है, वो शेयर करना चाहेंगे भाई बहनों के साथ डॉक्टर साहब? कैंसर के बारे में हम जब कहते हैं तो बहुत संभाल के कहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कई थोड़े ऐसे कैंसर्स है कि जो माता में है तो बेटी में भी आ सकते हैं, या घर में है तो और लोगों को हो सकता है। खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जब माता को कैंसर होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कॉमन कैंसर है, तो यदि आप कहें कि आनुवंशिक है तो वो बेटियों को फिर तो तकलीफ होगी, किसी को भी शादीशुदा होने में। तो हम इसके लिए बहुत संभाल के कहते हैं कि हाँ जरूर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, माता को है तो लड़की को हम हाई रिस्क कहते हैं, माता को है या मासी को है या एक फैमिली के अंदर 2-3 लोगों को है तो उनको जरूर संभालना चाहिए। 100% नहीं है। आजकल तो जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, जीनोमिक टेस्टिंग भी करते हैं, तो पता भी चलता है। और हॉलीवुड के आप एक्ट्रेसेस के बारे में आपने सुना है कि बायलैटरल मैस्टेक्टमी करा दिए, उनको कहा कि हाई रिस्क है तो स्तन को दोनों स्तन निकलवा दिए, प्लास्टिक सर्जरी आपको साइमल्टेनियसली किया। लेकिन हमारे यहाँ हम ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि से रॉन्ग मैसेज न जाए, तो उसके लिए हम बहुत संभाल के कहते हैं। हाँ जरूर है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर खास करके। स्टमक कैंसर के अंदर एक भी कहा जाता है कि माना जाता है कि फैमिली के अंदर होता है, लेकिन ये बहुत कम प्रमाण में जो कैंसर है ये जेनेटिक है जरूर है, लेकिन प्रमाण कम है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर सविता सब्रवाल बहन, डॉक्टर विपेंद्र सब्रवाल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ओम शांति भाई जी। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सच मेरे लिए तो मैं कहूँगा कि सुबह सुबह सोने पे सुहागा हो गया कि बाबा का ज्ञान तो वैसे ही हमें इतनी एनर्जी भर देता है, और साथ में अपना सर्जरी के बारे में, मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और जीआई सर्जन हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी और बताया। मेरा एक सवाल है कि जैसे ज्ञान में है, हम लोग भी 10 साल से ज्ञान में हैं, तो जैसे कोई पेशेंट होता है जिसको आजकल ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे मेरे पास गॉल ब्लैडर और लिवर और इन सब के आते हैं, तो इनमें अगर किसी को मेटास्टेसिस हो चुका हो, उसका कैंसर फैल चुका हो, तो ज्ञान के हिसाब से उसको हम कैसे कन्विंस करें कि आपको फिर भी चाहे 6 मंथ्स है या 1 ईयर है, दैट फिर भी आपको कीमोथेरेपी लेनी चाहिए या रेडियोथेरेपी लेनी चाहिए। तो ज्ञान के हिसाब से हम उसको कैसे बताएं कि भाई ठीक है 6 महीने ही हैं या 1 साल ही हैं, तो भी उसको उसमें ज्ञान के नॉलेज के साथ हम कैसे, मतलब बाबा का वो करके उसको कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारी एक कला है, बात करने की कला। जैसे कोई भी पेशेंट आता है, हम जानते हैं कि हम उसको ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, या तो वी नो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज
कि भाई मेटास्टेटिक लिवर डिसीज है तो शायद उसको आस्ते 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 कैंसर बढ़ने वाला है। तो हम उनको बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखो ये दवाइयाँ जरूर करेंगे तो थोड़ा उसको, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट भी होती है, कीमोथेरेपी देते हैं या कीमोथेरेपी रेकमेंड करते हैं, समझाते हैं कि भी लेना है तो ज़रूर लें। लेकिन बहुत मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हाउ यू हैंडल, how softly you handle them, how, yeah, and of course, we have to disclose to them information that you have very little time, but we don't say in so many words. तो ज्ञान तो सबसे अगत्य का है। तो हमारा ज्ञान जब हम लोगों को कहते हैं कि देखो ये तो सब होने हैं, जैसे उम्र बढ़ने वाली है तो शरीर तो विनाशी है, शरीर के अंदर ये बीमारी है और उसका कुछ प्रमाण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन तो भी हम आपका संभाल रखेंगे, आपको हम कुछ दवाइयाँ देंगे, दर्द कम करेंगे। तो इस प्रकार से हम मदद करते हैं। यार ये तो हमारा तो एक काम हो गया। मैं 55 years, 64 I became a registrar in cancer at the Tata Memorial, and I worked there for 5 years, and then I spent a whole life at Tata Memorial. So, you know, I think at some point you all become so adapted talking to them, basically. ये तो बात करने की कला है आखिर में तो जाके, और लोग भी समझते हैं, हम उनको थोड़ा समझाते हैं पर वो जो चाहते हैं वो समझ जाते हैं और उनके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और दूसरा एक अगत्य का है, एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट we never send away any patient. I never ask any patient to go to somebody else because he has got advanced cancer. बाहर क्या होता है, जो जनरल सर्जन्स या जनरल फिजिशियंस या जनरल डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। समझो आपका गॉल ब्लैडर है, कैंसर है, तो आपने गॉल ब्लैडर निकाल दिया, फिर बोले अच्छा मेरा काम अभी खत्म हो गया, अभी तुम जाओ। दैट इज समथिंग विच इज नेवर डन। इफ यू अंडरटेक टू ट्रीट अ पेशेंट, यू शुड ट्रीट हिम थ्रू थिक एंड थिन। जब भी उसको जरूर है या उसको सबसे अच्छी एडवाइस देनी है, उसको कोई देखता नहीं तब देखना है, ये हम बहुत सीखे हुए हैं। जैसे सपोज आज एडवांस कैंसर रेक्टम है और आपने कोलोस्टोमी किसने कर दी, तो उसकी कोलोस्टोमी की संभाल रखनी बहुत ज़रूरी है, उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है, उसका दर्द की संभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। या मुंह का कैंसर है, जो भी है। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि कैंसर बढ़ता है तो उसको क्या हम ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान के बदले हम प्रेम यदि दें तो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा आपके अंदर विश्वास होगा, आपसे बहुत हमदर्दी होगी। और सबको हम जैसे दर्द कम करने की दवा, एंग्जाइटी कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ, तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, पहले तो मिला। थैंक यू। आप तो हमारी मेडिकल विंग में आते नहीं शायद। जरूर आप जरूर आए। थैंक यू जी। ओम शांति। पीयूष भाई, आपने जब लोगों को प्रश्न पूछा था हंसने के बारे में और बच्चे के बारे में, तो जो बहनों को आपने बताया स्क्रीन के ऊपर, उनका हास्य तो मुझे लगता था कंटिन्यूअस था। थैंक यू बाबा। ये आपकी कला है, बाबा की कला आपने आपके हाथ में। डॉक्टर साहब, यही हमने सीखा है दादियों से, बड़ों से, तो यही भाई बहनों को सिखाते हैं। और हमारे डॉक्टर सब्रवाल दोनों खूब मुस्कुराते रहते हैं। अभी चाहते हैं अपना वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें। हाँ जरूर। ओम शांति। आपका बहुत आभार जी। प्रश्न पूछिए जी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। मैं भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ। मेरी मदर की उम्र 83 इयर्स है और उनको अभी 1 महीना पहले पेट में पानी भरना शुरू हो गया था। तो जो टेस्ट कराए तो उसके अंदर दे डायग्नोसिस की इनको ओवरीज में कैंसर है, बट सोर्स नहीं पता लग पा रहा था, बट इट वाज स्प्रेडिंग, दे टोल्ड मी। और नाउ दे सजेस्टेड कि भी इनकी कीमो कर सकते हैं। सो 83 इयर्स में पेशेंट काफी
कंफर्टेबल मोड में नहीं है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव वे है कि उनको थोड़ा सा स्पोर्टिव में डाला जाए? उनको 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया है। भाई साहब ऐसा है, एक ओवरी कैंसर ऐसा है कि इसके अंदर मैं कहूँगा ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं बहुत अक्सर दवाइयाँ हैं। यदि उनको, मेरी उम्र भी 84 है, तो मैं समझता हूँ कि इफ शी इज गुड 83 और 84, she can take the treatment unless until she is in a very big state. जनरल हेल्थ अच्छी है तो उनको कीमोथेरेपी जरूर दीजिए। और यदि आप जैसे 2 या 3 महीने का ट्रीटमेंट देंगे ना, 3 साइकिल्स, ये पानी सब डिसअपियर हो जाएगा। और उसका जो मैंने आपको इसके पहले जिक्र किया था CA125, ये CA125 कम हो जाएगा, अपने आप से कम होगा। यदि उसके बाद में अच्छा है तो ऑपरेशन भी हो सकता है और वो गर्भाशय का कैंसर निकल सकता है सर। और वो अच्छी रहेगी। ओवेरियन कैंसर मैंने देखा है 5 साल 10 साल अच्छे रहते हुए, और कुछ ही किसी भी उम्र में, आपको 83 के ऊपर तो जैसे जो भी समय है वो अच्छा रह सकता है। तो ओवरी कैंसर के अंदर ट्रीटमेंट आप जरूर करें। कीर्तिबेन बात करो, कीर्तिबेन पूछो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, डॉक्टर साहब की क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत काफ़ी कुछ समझ में आ गया। तो मेरा उनसे एक प्रश्न है कि हमारे इधर हमारे ससुराल में हमारे जो हस्बैंड, उनके जो दादाजी थे, उनको पैनक्रियाटिक कैंसर था। उनकी डेथ उसी रीज़न से हो गई 3 साल पहले। तो मुझे ये जानना था कि क्या इस तरीके की अगर कोई बीमारी है, फैमिली में किसी को हो चुकी है इस तरह से कैंसर, तो क्या वो आगे भी ड्राइव हो सकती है फैमिली में? इस प्रश्न मैंने, मैं नहीं समझता हूँ कि उसके कुछ चिंता का कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में हो सकता है ज़्यादा लोगों को, लेकिन थोड़े ऐसे कैंसर है, जैसे कोलोनिक कैंसर है, तो उसके अंदर दोबारा फैमिली में किसी को होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उनको कुछ बीमारियां होती है जिसको हम पॉलिपोसिस कहते हैं या पॉलिप्स कहते हैं। यदि है तो उसको चेक करना चाहिए। ये ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट का चेकअप कराना चाहिए। या जैसे कई कैंसर तो कॉमन है, जैसे जैसा उम्र बढ़ती है तो कैंसर तो होना ही है, कोई ना कोई पार्ट का होना है। जैसे पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर होता है ज़्यादा प्रमाण में। जैसे उम्र बढ़ती है तो हर टाइम, जैसे मैं हूँ तो हर साल मैं मेरा प्रोस्टेटिक जो उसका मार्कर होता है उसको चेक कराता हूँ। मुझे जैसे मेरी उम्र है तो मैं हमेशा जाके दर 6 महीने से मेरा पेट का सोनोग्राफी कराता हूँ, क्योंकि जो ऑर्गन्स है जैसे पैनक्रियास है, तो जब तक गांठ बहुत बढ़ती है तब तक पता नहीं चलता है। ओवरीज कैंसर है, पता नहीं चलता है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि हर 6 महीने से यदि आप सोनोग्राफी, इफ यू कैन अफोर्ड इट और इफ यू कैन गेट इट डन, एटलीस्ट साल में एक बार तो जरूर कराना चाहिए चेकअप। और आजकल ऐसे इतनी टेस्ट अवेलेबल है कि थोड़े ब्लड टेस्ट भी ऐसे होते हैं जो कराने चाहिए। तो मैं समझता हूँ चिंता भय की बात नहीं है, पहले तो निर्भय होना जरूरी है। जी, थैंक यू। मैं आपको मेरे बारे में बताऊं। आज से 10 साल के पहले मैं एकदम बीमार हो गया था। मुझे हार्ट का वाल्व पहले से मुझे मालूम था, मेरा एओर्टिक वाल्व नैरो होता जा रहा था। तो मैं चेकअप कराता रहा, तो मैं सर्जन्स को कहता था कि वो तो नहीं वो ज़रूरत नहीं है आपको भी वाल्व बदलेगी। और एक दिन ऐसा हुआ, मुझे मलेरिया हुआ और फिर मेरे दोनों फेफड़े में पानी भर गया। तो मैं 6 दिन आईसीयू में रहा। उसके बाद में मैंने मेरा हार्ट का ऑपरेशन कराया, वाल्व बदली किया, और आज देखिए 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि पथरी थी तो एक दिन दर्द हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, एक दिन मैं घूम रहा था और किसी
लड़के ने आके पीछे से साइकिल से मुझे टक्कर लगा दी, तो मैं गिर गया, तो हिप बोन का फ्रैक्चर हो गया, नेक फीमर कहते हैं, तो मेरा हिप रिप्लेस कर दिया। तो ये हार्ट के ऑपरेशन के बाद में मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए। एक बार आप 60-70 साल के होते, उसके बाद में कुछ ना कुछ तो होना ही है। जी जी। और आज भी मैं 12 घंटा काम करता हूँ। अभी तो 11 महीने से मुझे छुट्टी मिल गई। बहुत बाबा का शुक्रिया, पैंडेमिक का शुक्रिया, कोरोना का शुक्रिया, 11 महीने से काम नहीं करता हूँ। मैं ना अभी जो करता हूँ वो खाली सुनता हूँ, बात करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जिंदल, ये एम्स में गायनोकोलॉजिस्ट रहे हैं डॉक्टर साहब। विजय लक्ष्मी बहन, आपके मन में कोई प्रश्न है? ओम शांति भाई जी। शांति बहन। वीडियो ऑन करो। जी जी। डॉक्टर साहब, आपका आज बहुत बहुत थैंक्स, जो ये आपने अवेयरनेस की बात बताई, क्योंकि हम लोग ने देखा हॉस्पिटल में इतने एजुकेटेड लोग हैं, वो भी पैप स्मीयर नहीं कराते हैं रेगुलरली, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी नहीं होती है कहीं भी रेगुलरली। तो ये जो आपने आज पॉइंट एम्फेसाइज किया, ये बहुत ही यूज़फुल रहा। मुझे लगता है एटलीस्ट आज हमारी क्लास तो ये सीखी होगी, जानी होगी कि सेल्फ एग्जामिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और पैप स्मीयर भी आफ्टर 20 कराना ही चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी मच। डॉक्टर CH मूर्ति। ओम शांति डॉक्टर साहब, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। It's indeed a pleasure. I have no question. I have only thanks to give it to you. So we all benefited from this enlightening, and it's really wonderful to listen to you. Thank you so much. थैंक यू। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? बिंदु बहन, बिंदु शर्मा बहन। स्नेह बहन, नीलम बहन, नीलम बिग बहन, कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं ब्रीफ में। जया बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आजकल देखा गया है कि जो तंबाकू सेवन नहीं करते उनको भी कैंसर, कई तरह के कैंसर होता है, तो ये किस कारण से? देखिए, एक तो हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, हाई स्पीड से चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। हाईवे पे समझो आप 120 किलोमीटर से जाते हैं, और यदि एक्सीडेंट हुआ तो रिस्क भी ज़्यादा है और इंजरी भी होने का, मृत्यु का चांस भी ज़्यादा है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं, दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क, दे आर ड्राइविंग एट अ वेरी हाई स्पीड काइंड ऑफ स्टफ, बट द कैंसर कैन अकर टू एनीबॉडी। कैंसर किसी के भी शरीर, देखिए बाबा ने ये 5 तत्वों का शरीर जब तक हमारे पास है, और जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां आनी हैं, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है और कैंसर हो सकता है। जिसको हम, जिसकी लाइफस्टाइल एकदम सुंदर होती है, जैसे हमारे जो बीके भाई बहन हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसे तो सिंपल, नो एडिक्शन होते हैं, तो भी उनमें भी उतना प्रमाण में कैंसर होता है, क्योंकि कई कैंसर ऐसे हैं कि उनका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। मैटर ऑफ फैक्ट, शरीर में एक प्रक्रिया होती है कि old cells die and new cells are replaced. You know, it's a continuous built-in process. कुदरत ने हमें जो बनाया है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं इतने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, तो कहीं ना कहीं कोई सेल एबनॉर्मल होता है, वो एबनॉर्मल सेल में से कैंसर होता है। तो एक में से दो से चार ऐसा होने में, जब कैंसर हमें पता चलता है तब 10 to the power 9 1000 मिलियन सेल्स होते हैं, तब तक 1 सेंटीमीटर की गांठ होती है। तो शरीर में प्रक्रिया चलती रहती है, कहीं ना कहीं हमारा शरीर के अंदर कोई कैंसर सेल
प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करती है कि दिस इज एबनॉर्मल सेल, दिस इज नॉट मी, it's a foreign cell, it will go and destroy. But as you age, your immune system becomes weaker and invariably you will develop some cancer. तो abnormal cells होते हैं. तो यदि आप कुछ तंबाकू का सेवन नहीं करते, अल्कोहल का सेवन नहीं करते, तो भी कैंसर होता है, क्योंकि शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, कई चीज होती है. थैंक यू डॉक्टर साहब. मैं पूछ सकती हूँ? कैलाश बहन जी पूछिए. हाँ जी, ऐसे है कि मेरे ब्रेस्ट में गिल्टी है, लेकिन वो पेनलेस है, तो क्या कुछ मतलब दिखाने की जरूरत है? बहुत बहुत. आप लेकिन पेनलेस है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं है, और कई सालों से है. भले कई सालों से, देखिए कुछ भी उसमें नहीं, कुछ भी दर्द नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. तो एक काम मैं बताता हूँ. हमेशा सोनोग्राफी में क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि कितने सेंटीमीटर की है. समझो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सॉलिड है या पानी है. यदि पानी है तो कोई चिंता का कारण नहीं, सुई डाल के पानी निकाल सकते हैं. गांठ भी है तो उसमें कोई चिंता का कारण नहीं. जब आपकी सोनोग्राफी करें तो वो गांठ के अंदर एक सुई डालेंगे, FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. F फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. अंदर से एक जैसे सुई लगती है, पानी निकाल के उसको टेस्ट करने को भेजेगी, आपको 1 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलेगी. और गांठ क्यों रखनी शरीर के अंदर बहन? कैंसर की गांठ नहीं है तो उसको निकालने में भी एक आधा घंटा लगता है, 25 मिनट लगती है, और डॉक्टर भी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गांठ रखने की नहीं शरीर. वो एक गांठ के बाजू में दूसरा कैंसर हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा. ये हमारी एडवाइस है आपको कि आप गांठ को निकलवा दीजिए, आप टेस्ट करवा लीजिए पहले, और जरूर है तो जरूर निकाल दीजिए. Don't believe that it is there for long time and therefore it's nothing. थैंक यू डॉक्टर साहब. संगीता रैतानी बहन अभी लास्ट पर करेंगे, फिर पूरा करेंगे. ओम शांति भाई जी. हाँ जी बहन जी. भाई जी ओम शांति. ओम शांति. भाई जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कि आगे जाके ये बीमारी नहीं हो, तो कुछ ऐसा खान पान या जीवन शैली जिससे हम लोग बचे जा सके, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को भी था, आज से 7 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया. तो कुछ ऐसा कि हम आगे के लिए, जैसे मेरे युगल को भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ ऐसा कि कुछ खाना, कुछ ऐसा जिससे इससे बचा जा सके. ऐसा है, भारत के अंदर जैसे आप दिल्ली में है तो आपका खाना एक प्रकार का है, हम बम्बई में है तो हम गुजराती लोग का खाना दूसरे प्रकार का होता है, मराठी होता है तो तीसरे प्रकार का होता है. तो खाने की लाइफस्टाइल आपको जो भी आपने पसंद किया है, आपने दिया है, आप फॉलो कीजिए. लेकिन जैसे वजन बढ़ने मत दीजिए. आपका वजन है 70 है या 60 केजीज है या 75 केजीज है, तो उसको कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़रूरी है. कंट्रोल में जब रहता है तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपका भोजन ठीक ही है, और आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है. यदि आप योगा कर सकते हैं ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी रहती है. और चलना है तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा कम से कम ये चलना ये बहुत ज़रूरी है. इट्स अ गुड एक्सरसाइज. बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर भी या गार्डन में भी घूम सकते हैं. तो मैं समझता हूँ, और मेडिटेशन, ये 3 हम सबको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मायना डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. डाइट के अंदर शुगर कम करो, सॉल्ट कम करो, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है भोजन करने का. या तेल कम खाओ, बटर कम खाओ, लेकिन आपका वजन आपको जवाब देगा कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक है या नहीं. हम तो मांसाहार तो करते नहीं. वेस्ट के अंदर मांसाहार करते थे वो लोग ने भी रेड मीट बंद कर दिया, क्योंकि रेड मीट से कोलोनिक कैंसर होता है. ये बहुत सालों से पता चला. तो
और कई प्रकार के, अभी डाइट तो ऐसा है कि आप जिसके भी पास जाएंगे वो नया डाइट आपको बताएगा। कोई वेजिटेरियन बताएगा, वीगन बताएगा, कोई बोलेगा आप दूध मत पीजिए, कोई कहेगा आप भोजन 12 बजे के बाद में खाइए, सुबह में आप खाली जूस और फ्रूट्स लीजिए। तो ये अच्छा है ऑफ कोर्स कि आप ज़्यादा वेजिटेरियन या ज़्यादा फाइबर वाला भोजन लें, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये मैं कहने का भूल गया, फाइबर शरीर के अंदर जितना ज़्यादा जाएगा उतना पेट का कोई भी बीमारी नहीं होएगी। तो सैलड्स और ये ज़्यादा लेना ये बहुत अच्छा है, और शुगर कम लेना, सॉल्ट कम लेना, ये भी अच्छा है, और सफिशिएंट वाटर लेना है हाइड्रेशन के लिए, बहुत अच्छा है। तो ये तो कॉमन है। लेकिन भाई जी एक्चुअली उनका 1 साल पहले बाईपास हुआ है, तो पानी तो उनको 1 से 1.5 लीटर से ज्यादा तो लेना ही नहीं है सारे दिन में। हाँ, मेरा भी बाईपास हुआ है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कितना लेता हूँ, लेकिन अपने को जितना जरूर है उतना लेना, unless until you are in a failure। मैंने यदि हार्ट पंपिंग इज नॉट सफिशिएंट and you are not able to excrete urine, otherwise the body is built by nature in such a way आप कितना भी पानी पिएंगे निकल जाएगा। Of course you don't try and take more, but जो भी जरूरत है, तरस लगे उतना जरूर ले सकते हैं। सॉल्ट नहीं लेना यदि सूजन है तो, लेकिन बाईपास तो आजकल ऐसा है ना, इस सच अ माइनर प्रोसीजर कि बाईपास के बाद में कुछ लाइफस्टाइल थोड़ी बदली करो, बाकी you can live as normally as before। I have climbed 5 floors many times, it's nothing। ये आपको खुद को पता चलता है कि आपका शरीर अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने से हमारे भाई बहनों को बहुत अवेयरनेस, जो आज के कैंसर दिवस का लक्ष्य है, वो हमने सिद्ध किया। बाबा का थैंक्स, आपका थैंक्स।